सर्किट के बारे में बता रहे हैं। रेजिस्टेंस विद इंडक्टर ये भी हो सकता है, एल सी आर तीनों साथ हो सकते हैं, है ना, सी एल आर ये भी हो सकते हैं। एक और है आइदर सी एंड आर, सी एंड एल ये भी हो सकता है। तो अगर ये सब सर्किट्स हैं और उनको किससे जोड़ दिया, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, सबके साथ ऐसा ऑल्टरनेटिंग, है ना, तो इसको हम बोलते हैं एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एसी सर्किट। ओके, तो बताइए I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये उस केस में होता है जब सर्किट में ओनली आर हो, ओनली आर हो। और इन जनरल हम क्या लिखते हैं, इन जनरल हम क्या लिखते हैं, प्लस फाइव सम फेज डिफरेंस। अगर आर है तो आपको पता है फाइव की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और अगर आर नहीं है तो फाइव कुछ ना कुछ होगा, कभी प्लस पाई बाई टू, कभी माइनस पाई बाई टू। और अगर सी के साथ आर कनेक्टेड है ना, एल के साथ आर कनेक्टेड है तो फाइव, है ना, 90 नहीं होता है, 90 और जीरो के बीच में कुछ होता है मैग्नीट्यूड, एक्यूट एंगल भी हो सकता है फाइव फेज डिफरेंस। ओके, तो इन जनरल V equal to this, I equal to this, where phi is what, phase difference between I and V। ठीक है, V नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज है। टी, स्मॉल टी क्या है, तो ये वो इंस्टेंट है जिसके ऊपर हमने बात की है कि वी आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये वो इंस्टेंट है टाइम। ठीक है, ओके, गाइस हो गया इक्वेशन। यस सर। इक्वेशन 1 में हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लिखी है, और जनरल एसी सर्किट है तो फाई कोई जनरल हमने लिख दिया, और पर्टिकुलर इन अ प्योर रजिस्टर फाई बिकम्स जीरो, अदरवाइज देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ फाई। ओके, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए the instantaneous value of power in the AC circuit, the instantaneous value of power in the AC circuit। वोल्टेज इंटू करंट, तो ये पता होना चाहिए सबको, वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, पावर होता है। P इक्वल टू V इंटू आई, आई इंटू वी, कैसा भी लिख दे, तो I और V का प्रोडक्ट होता है पावर। बिकॉज V और I इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, इसलिए पावर भी इंस्टेंटेनियस पावर होगा किसी इंस्टेंट t पर। ओके, अगर हम कहें एक dt बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है, इतना छोटा है कि हम इस छोटे से टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू को नियरली इक्वल टू सेम एज्यूम कर सकते हैं। तब इस छोटे से टाइम इंटरवल में एनर्जी कितनी कंज्यूम की सर्किट में, देखिए, तो इफ DE, लिखिए, इफ DE be the amount of electric energy, if DE be the amount of electric energy which consumed by the circuit, which consumed by the circuit, which consumed by the circuit in small time dt, in small time dt, then तो स्मॉल एनर्जी जो सर्किट ने कंज्यूम की है वो क्या होगी, P इंटू डी टी। कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए पहले बोल रहा था मैं कि पावर को टाइम से प्रोडक्ट करें तो एनर्जी मिल जाती है इन जूल, या वर्क डन मिल जाता है इन जूल। ठीक है, अब ये इंस्टेंटेनियस है, वेरिएबल है, इसलिए स्मॉल टाइम इंटरवल लेना होता है dt। स्मॉल टाइम इंटरवल में
स्मॉल एनर्जी कंज्यूम हो सकती है डी, ठीक है। अब डी क्या होगा, अब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, V इंटू आई डी टी। अच्छा, इक्वेशन 2 पुट करना था, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो एक इजी टॉपिक है ये। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्रांसफॉर्मर। तो आप अपने देखते हैं ना, कॉलोनीज के बाहर, स्ट्रीट्स के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो आप लोगों को दिखाई देते हैं, है ना, हमारे एरियाज में। वो होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जहाँ पावर जनरेट होता है वहां पर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपने कभी किसी वेल्डर को देखा हो जो वेल्डिंग करते हैं, उनके पास भी एक ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को बढ़ाने वाला। और हमारे स्ट्रीट्स के बाहर, कॉलोनीज के बाहर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं स्टेप डाउन, हाई वोल्टेज को कम, लो वोल्टेज 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। यस गाइस, यहाँ तक हो गया काम? यस सर। ना, तो स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर एवरेज पावर, है ना, का फॉर्मूला डेराइव करना हो, है ना, एसी सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना हो, वो ये होता है, P एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये डेराइव करना होता है। यहाँ कॉस फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। आई आर एम एस, वी आर एम एस को आप जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यहाँ तक हमें पहुंचना है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे वो देख लें। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सर्किट है, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, तो V और I वेरिएबल होते हैं, इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। पावर क्या होता है, ये 10th की नॉलेज है, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, तो पावर इनटू टाइम। अब स्मॉल टाइम इंटरवल है तो स्मॉल एनर्जी कंज्यूम की स्मॉल टाइम इंटरवल में, सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, ठीक है। इक्वेशन 2 से E की वैल्यू पुट कर दी। अब इक्वेशन 1 से V की और I की वैल्यूज पुट कर दो, और कुछ मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है। डेल्टा E एनर्जी V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt। D इक्वल टू I नॉट V नॉट बिग ब्रैकेट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। कोई बताइए क्या हुआ यहाँ पर? साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगाई, दिखा कुछ? साइन ए प्लस बी। हाँ, आई नॉट वी नॉट, ये तो प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया, ऑर्डर कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई नॉट वी नॉट को आपने देख लिया, डी टी को सबसे राइट साइड में देख लिया, साइन ओमेगा टी एज इट इज प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट नहीं है। अब ये जो टर्म है जिस पर अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपको सबको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो सभी को पता है, ये 11th में भी कुछ जगह यूज आ जाता है। तो आप क्या लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम कहते हैं इसको, आइडेंटिटी बोले या फॉर्मूला, यूज ले लिया, ठीक है, यूज ले लिया। अब ये जो मिडिल ब्रैकेट के बाहर में साइन ओमेगा टी है, अंदर पहुंचाइए इसको, प्रोडक्ट कीजिए, तो स्मॉल एनर्जी कंज्यूम्ड टीई इज व्हाट, आई नॉट वी नॉट बिग ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव dt। पहुंच जाइए यहाँ तक, फटाफट अंदर प्रोडक्ट करके, साइन ओमेगा टी को प्रोडक्ट किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस टर्म से प्रोडक्ट किया, तो ये टर्म पूरी आपके पास। डन गाइस, अटेंडेंस की एक बार कर दो। हाँ भाई, हो गया?
और ऑडियो वीडियो यस सर, सही है। डन सर। अब देखो, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, एक कंप्लीट साइकिल में टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सर्किट को पता कर लेंगे। कंप्लीट साइकिल मतलब t इक्वल टू स्मॉल t इक्वल टू 0 से स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T तक। कैपिटल T मतलब एक साइकिल, तो उस साइकिल का कंप्लीट पावर पता करना है तो इंटीग्रेशन करना होगा। और सब जानते हैं इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर है ना। यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट में है, देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। कॉस फाई से कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। साइन फाई से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट टर्म। फाई कांस्टेंट है तो कॉस फाई साइन फाई कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है जिनमें टी प्रेजेंट है, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो इन तीनों का ध्यान रखना है और इनको ऐसा कन्वर्ट कर देना है कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। इंटीग्रेशन पॉसिबल। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ चेंजेस करते हैं। बिकॉज क्या cos 2 ओमेगा टी इज व्हाट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा वेरीफाई कर दो, ऐसा होता है ना फॉर्मूला। यस सर। cos 2 ओमेगा cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें से एक ये भी होता है, एक ये भी होता है। अगर ये सही है तो ये भी सही है, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज व्हाट, आवाज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2। देखो भाई, है ना। तो आपको पूरा लिखना है बिकॉज cos 2 ओमेगा टी ये होता है। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो एक काम, एंड यहीं पर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो सब जानते हैं, क्या साइन 2 ओमेगा टी इज व्हाट 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। सो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज व्हाट साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तो इतना चेंज जब हम कर देंगे, थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने, तब कोई रह गया पीछे देखना। तो जब ये चेंज कर देंगे तो इक्वेशन 3 कैसे हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, from equation 3 d e equal to I naught v naught as it is, बिग ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर, है ना। कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। ये लिखा है इनटू कॉस फाई एज इट इज। चलिए एक फॉर्मूला काम में ले लिया ये वाला। अब नेक्स्ट टर्म इसमें, तो इसमें यहां तक ही लिखे अंडरलाइन तो अच्छा है। साइन फाई तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं ये, ताकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट को हम एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज व्हाई। ओके, तो प्लस ये रहा प्लस। अब ये अंडरलाइन वाले टर्म पर क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पर आ जाएगा 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन फाई, है ना। बाहर है dt। यस गाइस, चेंज हो जाए तो बता देना और कुछ चेक भी करते रहना आपको। डन। यस सर। बाकी लोग डाइजेस्ट हो गई बात। यस सर। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आगे जाकर हमको
कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन हो जाए ऐसी टर्म पहले बनानी पड़ती है, और वो बन चुकी है ना। चलिए थोड़ा सा प्रोडक्ट करते हैं। और तो डी ई इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट वी नॉट बिग ब्रैकेट cos phi upon 2 minus cos 2 omega t into cos phi upon 2। ठीक है ना, अंदर प्रोडक्ट किया है 1 से cos phi को 3 से डिवाइड भी है। और देन बताइए भाई, इस अंडरलाइन वाली टर्म के लिए सही लिख दिया मैंने ये पूरा? थोड़ा बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. फर्स्ट टर्म, बाकी लोग यस सर। अभी इसका काम बाकी है, ये तो एज इट इज आएगा। ठीक है ना, तो Yes, लास्ट sir. टर्म के लिए प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाई, साइन ओमेगा टी, यहाँ 2 है, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई अपॉन 2 डी टी। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखते हैं। चलिए अब करना होगा आपको इंटीग्रेशन। टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है सर्किट कंप्लीट साइकिल में, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T तक, तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है वो पता करेंगे। और टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी को कैपिटल T से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज पावर। एवरेज पावर होगा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम। तो पहले कैपिटल E पता करेंगे। चलिए लिखिए इसके नीचे, दी total energy consumed in a cycle of AC, the total energy consumed in a cycle of AC, in a cycle of AC, E equal to ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T, पूरा एक्सप्रेशन लिखना होगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन I naught V naught big bracket cos phi by 2 minus cos 2 omega t cos phi upon 2 plus sin 2 omega t sin phi upon 2 big bracket close dt। Total energy consumed in a cycle of AC, तो 0 to capital T इंटीग्रेशन दिखा दिया हमने, ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसका इंटीग्रेशन। अब 1 2 3 देखिए कैसे हम 3 पार्ट कर देंगे RHS की। I naught V naught cos phi upon 2 integration 0 to capital T dt minus I naught V naught cos phi upon 2 integration of cos 2 omega t dt प्लस, तो पहले इतना देखिए। यस गाइस, अगर कुछ लिख रहे हैं तो कुछ मोमेंट के लिए रुकें। देखिए ये जो बिग ब्रैकेट है सभी देख लें, इस बिग ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट है cos phi by 2, तो cos phi by 2 का इंटीग्रेशन देखिए क्या हुआ है। तो cos phi by 2 इज अ कांस्टेंट, I naught V naught is a constant,
आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन किसका होना है, डी टी का। एक बार माइनस, अब देखिए सेकेंड टर्म क्या है ब्रैकेट के अंदर, है ना, इसमें कॉस फाइव बाई टू, कॉस फाइव बाई टू कॉन्स्टेंट है, आई नॉट वी नॉट के साथ ये कॉस फाइव बाई टू आपको पूरा दिख रहा है, आई नॉट। हाँ, अब इंटीग्रेशन किसका होगा, वेरिएबल का, वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा। अब थर्ड टर्म बची है ये वाली, तो थर्ड टर्म में भी आप देखें कुछ कांस्टेंट है, sin फाइव बाई टू किसके साथ प्रोडक्ट में आएगा, आई नॉट वी नॉट तो सबके साथ प्रोडक्ट में, तो क्या लिखेंगे, आई नॉट वी नॉट बाय टू, आई नॉट वी नॉट, चलिए लाइन चेंज करके लिखते हैं यहाँ पर, प्लस आई नॉट वी नॉट sin phi by 2 integration from 0 to capital T sin 2 omega t dt। तो ये मैक्सिमम लेंथ हो गई एक्सप्रेशन की। अब एक्सप्रेशन रिड्यूस होने लगेंगे, अब एक्सप्रेशन रिड्यूस होंगे, तो तीन इंटीग्रेशन है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। टॉपिक बहुत इजी है, बट एक बार सेल्फ प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन पर ध्यान देना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को पहले मैं एज इट इज पुट कर दूं, आप भी पुट कर दें। इंटीग्रेशन बताइए, टी, टी, कैपिटल टी, कोई शक किसी को, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल टी, और लिमिट्स आप देख लो, कैपिटल टी टू जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो इस सर्कल को जो मैंने किया है, इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने लिख दिया। माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन की बात करनी है, सोचनी है। कांस्टेंट टर्म को पहले एज इट इज पुट कर दूं मैं, आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव अपॉन टू, बताइए क्या होगा, sin 2 omega t by 2 omega, जीरो, जीरो, हाउ, जीरो कैसे, तो सब जानते हैं एक साइकिल में, यहां देखें कॉस हो या साइन हो, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, तो जितना पॉजिटिव है कॉस उतना ही नेगेटिव है एक साइकिल में, है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल में t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू कैपिटल T तक, एक पूरे साइकिल में कॉस की एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस का सबब क्या मिलेगा, जीरो। अगर हम थर्ड की बात करें साइन ओमेगा टी, तो उसका ग्राफ आप ऐसे बनाते हैं ना साइन का, तो जीरो से स्टार्ट करके ऐसे, तो साइन एक साइकिल में जितना पॉजिटिव है जीरो टू कैपिटल टी उतना ही नेगेटिव भी है, तो उसका एवरेज क्या आएगा, जीरो। साइन का भी और कॉस का भी एवरेज क्या आएगा, जीरो। सब जानते हैं इस बात को, बताइए, क्योंकि यहाँ पर कॉस का और साइन का कोई स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल कॉस टू ओमेगा टी है और नॉर्मल साइन टू ओमेगा टी। तो कॉस हो या साइन हो, एक पूरे साइकिल में इनकी एवरेज वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, जीरो आती है। आप जानते हैं ना, वैल्यूज अगर पुट करके आप देखें बहुत सारी वैल्यूज, तो आप देखेंगे जितनी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है उतनी नेगेटिव आएगी। जीरो टू कैपिटल टी मतलब एक पूरा साइकिल 0 डिग्री से 90 डिग्री से होते हुए 180 डिग्री से होते हुए 270 से होते हुए कहाँ तक, 360 डिग्री तक। तो 0 से 360 तक साइन और कॉस अपनी सारी पॉजिटिव वैल्यूज सारी नेगेटिव वैल्यूज गेन कर लेते हैं। अब जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो इंटीग्रेशन से जो सम मिलेगा वो सम कितना मिलेगा, 0। यस गाइस, बताइए बताइए बताइए, एक पूरे Yes, साइकिल sir. में 0 डिग्री से 360 डिग्री के एक पूरे साइकिल में सम क्या होगा, कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज होती है उनका सबका सम क्या होगा, 0 होगा। रीजन एक ही है, कॉस साइन दोनों ही रेशियो एक पूरे साइकिल में अपनी सारी पॉजिटिव वैल्यूज एंड सारी नेगेटिव वैल्यूज गेन करते हैं। तो जितनी भी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है, तो सम क्या होगा, इंटीग्रेशन तो सम ही करता है ना, सम क्या होगा
0। तो ध्यान रखना है हमेशा, अगर साइन कॉस वेरिएबल है उसमें टाइम, और कंप्लीट साइकिल में एवरेज करना हो, कंप्लीट साइकिल में उसका सम करना हो, एवरेज की तो अभी बात नहीं कर रहे, सम, जस्ट सम करना हो, तो सम ऑलवेज क्या आता है 0। इसका मतलब एक्सप्रेशन बहुत छोटे हो जाएंगे। प्लस आई नॉट वी नॉट साइन फाई कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाय 2 ब्रैकेट में 0, तो दोनों 0 होते हैं। कॉस ओमेगा टी का कंप्लीट साइकिल में सम 0 होता है, साइन ओमेगा टी का भी कंप्लीट साइकिल में सम 0 होता है। काफी बच्चों को ये बात पता होगी, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखें, इसलिए हमने इसके स्क्वायर को हटाने के लिए फॉर्मूलाज यूज किए। हाँ भाई, तो फर्स्ट टर्म रहेगी, नेक्स्ट 2 टर्म्स 0 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम करता है अल्टरनेटिंग सर्किट, वो कैपिटल ई एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, वो होगी आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव अपॉन 2 इंटू कैपिटल टी। तो टॉपिक एंडिंग पर है, ये एक्सप्रेशन आ गया, मतलब टॉपिक एंडिंग पर है। हमारा हेडिंग क्या था, एवरेज एवरेज पावर पावर, नॉट एनर्जी, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आइदर W अपॉन टी और E अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी पावर होता है। रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपको लिखना है the average power of the circuit, the average power of the circuit। तो P average कैपिटल E अपॉन कैपिटल T, कैपिटल E टोटल एनर्जी कंज्यूम किया है सर्किट में, कितने टाइम में, कैपिटल T टाइम में, तो ये है पावर। जूल न्यूमरेटर में है, टाइम सेकंड में डिनोमिनेटर में है, तो P एवरेज की यूनिट होती है वॉट, एवरेज पावर। ओके, तो उसको आप एंड करें, P एवरेज क्या हो जाएगा, आई नॉट वी नॉट cos phi अपॉन 2। इसको थोड़ा चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन रूट 2 वी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू कॉस फाइव। थोड़ा सा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दे दे अपना, क्या Yes, किया sir. मैंने, यस सर डिनोमिनेटर में जो 2 था ना, उस 2 को स्प्लिट कर दिया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि आगे जाके हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इस टर्म के प्लेस पर लिखा जाएगा IRMS। याद आ गया होगा कुछ को, स्टार्टिंग में देखा था हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इस टर्म के प्लेस पर लिखा जाएगा VRMS। एंड करें इसको, एवरेज पावर लॉस इन एनी AC सर्किट इज गिवन बाय IRMS, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, VRMS into cos phi into cos phi, IRMS into VRMS into cos phi। तो न्यूमेरिकल में भी आप इसको यूज दे सकते हैं, कभी न्यूमेरिकल कुछ मिलता है तो। cos phi के ये जो cos phi है, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ पर। इस cos phi को क्या कहते हैं, तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट के लिए cos phi को हम कहते हैं पावर फैक्टर। cos phi क्या है, पावर फैक्टर। लिख दो here, नीचे लिख दो आप here, cos phi is called power factor of, here cos phi is called power factor of AC circuit, power factor of AC circuit। तो इंडिविजुअल AC सर्किट
में फाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, LCR के अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो कॉस फाई की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, और कॉस फाई की उस फिक्स्ड वैल्यू को क्या कहते हैं सर्किट का पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है ना। वैसे CBSE ने वॉट लेस करंट को डिलीट कर दिया है, एक डेफिनेशन आती है वॉट लेस करंट, बट थोड़ा सा बता देता हूँ बिकॉज हम बहुत पास पहुंच गए उसके वॉट लेस करंट के। तो अगर कोई अल्टरनेटिंग सर्किट ऐसा है जिसमें फाई की वैल्यू या तो प्लस पाई बाई 2 है या माइनस पाई बाई 2 है, अब आप सोच सकते हैं ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, पाई की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ऐसा कब होता है। हाँ भाई याद आ जाए तो बता देना, वेट कर रहा हूँ, किसी को याद आए तो बताइए ऐसा कब होता है। LC सर्किट में। LT सर्किट। आइदर L हो और C हो, है ना। अगर इंडक्शन कॉइल होती है तो हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि वोल्टेज की फेज आगे होती है, करंट की फेज पीछे होती है। कैपेसिटर हो तो हम कहते हैं करंट की फेज आगे होती है, वोल्टेज की पीछे होती है, और फेज डिफरेंस कितना होता है पाई बाई 2, तो प्लस माइनस पाई बाई 2 इनके केस में होते हैं। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो फाई की वैल्यू इनमें से कुछ होगी, आइदर पाई बाई 2 प्लस में और माइनस में। तो कॉस फाई कितना होगा, 0। 0। और अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 0 है और करंट फ्लो हो रहा है ना, बस सर्किट है और पूरा क्लोज्ड सर्किट है, तो करंट तो फ्लो होगा, इंस्टेंटेनियस करंट तो फ्लो होता रहेगा आई, तो उस इंस्टेंटेनियस करंट को बोलते हैं वॉट लेस करंट। तो कोई ऐसा AC सर्किट जिसमें ओनली इंडक्टर है, ओनली कैपेसिटर है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ऑलवेज फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है मैग्नीट्यूड में, और कॉस फाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। बट उस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, उसको हम कहते हैं वॉट लेस करंट, वॉट लेस करंट। रीजन, एवरेज पावर लॉस 0 होता है। कौन 0 कर देता है, ये पावर फैक्टर एवरेज पावर को 0 कर देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने, क्योंकि हम बहुत पास पहुंच गए थे वॉट लेस करंट, CBSE ने डिलीट किया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ट्रांसफॉर्मर। ये कैपिटल A आना चाहिए क्या, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या बोलते हो आप, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे। नो आइडिया। तो नाम सबने सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। चलिए क्या करता है ट्रांसफार्मर, तो एक्चुअल में स्टार्ट बहुत यूजफुल होगी, सब पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट सबसे बेसिक जो बात है वो समझ लें। पावर जो प्रोडक्शन होता है ना इन वॉट, पावर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में किसी पावर स्टेशन पर पावर प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, किसी को पता है इलेक्ट्रिक पावर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी पावर स्टेशन हो उसका एक जो यूनिट होता है वो एक जैसा होता है जहां पर पावर प्रोडक्शन होता है। तो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्मेचर कॉइल को रोटेट किया जाता है, रोटेशन दिया जाता है एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घुमाया जाता है, और इंडिया में वो ओमेगा कितना है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में जब घुमाते हैं
तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो किसी भी पावर स्टेशन का ये जो यूनिट है ये सेम होता है। अगर थर्मल पावर प्लांट हो, है ना, जियो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, कोई सा भी पावर प्लांट हो, है ना, ये वाली यूनिट सेम होती है। इसी आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है। घुमाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है आर्मेचर कॉइल को, तभी तो वो रोटेट होती रहेगी। और वो जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं पर सेकंड, उसको बोलते हैं पावर। तो आप जो सप्लाई कर रहे हो, है ना, उसी रेशियो में आपको एनर्जी मिलती भी है। ठीक है, तो पावर जो जनरेट होता है वो फिक्स्ड होता है। अब पावर क्या होता है, I इंटू वी। ध्यान दें, तो इंडिया में जो पावर प्रोडक्शन हो रहा है किसी पावर प्लांट पर, वो एक कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहा है। पावर होता है I इंटू वी। ठीक है, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को कम कर दें तो कौन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, है ना। तो सब कुछ भूल जाएं, मैंने कहा पावर कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। करंट चेंज हो सकता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है। तो अगर किसी मेथड से आपने वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है तो सर्किट में ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कौन कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट। पावर। उल्टा, अगर हम P इक्वल टू I इंटू वी जानते हैं और किसी मेथड से हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है, पावर को कांस्टेंट रखते हुए सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दिया है, तो आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली कौन कम हो जाएगा, करंट कम हो करंट। जाएगा। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, पावर कांस्टेंट है। पावर प्रोडक्शन एक कांस्टेंट रेट से होता है किसी भी पावर प्लांट पर। अब I और V में वेरिएशन पॉसिबल है, पहली बात। अब पावर लाइंस होती है ना, जहां पावर प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे डोमेस्टिक एरिया से बहुत दूर है। कुल मिलाकर पावर लाइंस होती है, कई कई किलोमीटर लेंथ के वायर होते हैं, उनमें अल्टरनेटिंग करंट घर तक पहुंचता है। तो जो भी मेटल के वायर्स है उसको आप बहुत थिक बनाओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट लेंथ, लेंथ तो बहुत ज्यादा है ना, कई कई किलोमीटर लेंथ होती है मेटल के वायर की। अब बहुत बहुत लेंथ है तो आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस भी होगा। अब रेजिस्टेंस पर हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यस गाइस, ट्रू। Yes, sir. यस सर। पावर की तो बात करें तो पावर होता है I स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, I स्क्वायर इंटू आर होता है पावर का। अब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इतनी एनर्जी। तो कुल मिलाकर हम जानते हैं कि मेटल के वायर का रेजिस्टेंस होता है। हम जानते हैं करंट की वैल्यू कुछ है, अगर वोल्टेज की वैल्यू कम हो तो करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। जितना ज्यादा करंट होगा आप समझ सकते हैं हीट एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो इस फॉर्मूले पर ध्यान रखें ताकि आपको बेसिक बात पता चल जाए कि ट्रांसफार्मर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो P इक्वल टू होता है I इंटू वी। पावर प्रोडक्शन एक कांस्टेंट रेट से होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, हम इंडिया की बात करते हैं जहां पर हम आर्मेचर कॉइल को 50 राउंड पर सेकंड घुमाते हैं, पावर प्रोडक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, अब I इंटू वी पावर होता है, अगर हम V को कम रखते हैं तो करंट ज्यादा होगा। अब करंट अगर ज्यादा है तो H इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस ज्यादा होगी, तो आपने जो पावर प्रोड्यूस किया है वो रास्ते में ही काफी कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रांसमिशन करते हैं, एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं, वो लो वोल्टेज में नहीं पहुंचाते। लो वोल्टेज में अगर पहुंचाएं तो करंट हाई होगा, करंट हाई होगा तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। एक बात, तो किस वोल्टेज में ट्रांसमिशन किया जाता है, हाई बहुत वोल्टेज। हाई वोल्टेज में किया जाता है, बहुत 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 हाई वोल्टेज में किया जाता है। अगर आपने कहीं देखा हो, पढ़ा हो, है ना, किलो वोल्ट मेगा वोल्ट तक में किया जाता है। और घरों में क्या पहुंचता है, 220 वोल्ट जस्ट। तो बहुत हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करने से फायदा क्या होता है, करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो पावर कांस्टेंट है।
अगर V बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला फैक्टर बहुत कम हो जाएगा, I बहुत कम हो जाएगा। तो जब ये वाला फैक्टर बहुत बहुत कम हो जाता है तो एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस, मेटल के वायर्स पर हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आप देखते भी होंगे कि बहुत जो ऊपर है ना पावर लाइंस जाती है ना, ट्रांसमिशन लाइंस, तो उनके जो टावर्स होते हैं वहां पर डेंजर का सिंबल लिखा रहता है ना, हाई वोल्टेज, ऐसा कुछ मार्किंग वो कर देते हैं, क्योंकि इतनी हाई होती है कि अगर 2-3 फीट पास से हम उसके क्रॉस हो जाए तो वो बिल्कुल हमको अट्रैक्ट कर लेती है बहुत ही इंटेंसिटी से। ओके, नेक्स्ट, तो इम्पॉर्टेंट बात बता दी मैंने कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज की वैल्यू को अप या डाउन कर सकती है। तो लिखिए सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर की इंफॉर्मेशन लिखिए सबसे पहले। तो देखिए, इट इज अ डिवाइस which used to change it is a device which used to change the value of alternating voltage. Full stop. It is a device which used to change the value of alternating voltage. Value of alternating voltage. लिख लिया? Yes, sir. तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम या फिर ज्यादा करने के लिए यूज लिया जाता है ट्रांसफार्मर। जहां पर पावर जनरेट होता है वहां पर वोल्टेज को अप करना पड़ता है ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे प्लेस पर, और अब जहां पर यूज लेना है डोमेस्टिक एरिया में, जब वो हाई वोल्टेज पहुंच जाता है तो उसको फिर डाउन किया जाता है ताकि घरों में हम उसको यूज ले सकें। हाई वोल्टेज तो हम है ना आने नहीं देते घरों में। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखिए प्रिंसिपल। सर सर यस, टाइम हो गया है। सर बायो का टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया बेटी? अच्छा, आज 8:04 हुआ था। ओके, तो ये काम तो करना ही है, लास्ट प्रिंसिपल लिख लें। देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का सीधा क्वेश्चन आता है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाम तो सुना है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। It works on the principle of mutual induction. Done, guys? Yes, sir. तो कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good day.